Hey guys, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Gai Classes. I hope you all are enjoying my video. So guys, आज सब हम पहुंच चुके हैं हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 6 पर। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूं जहां पर हमने एमसीक्यूज़ पर डिस्कशन की है। ऑलमोस्ट जो है गाइस हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम हमारे आगे के कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आप सब रेडी है। और गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोगों को एक छोटा सा एफर्ट्स करना है मेरे लिए। सिर्फ अपनी 1 मिनट निकाल कर आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे गाइज़ मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर से बेटर लेकर आती रहूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ को। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ में ये रहा आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है गाइज़, देखिए, इन द थ्योरी ऑफ किंग डिमांड कर्व की जो थ्योरी है, द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज, उसके अंदर से आपको बताना है कि जो लोअर सेगमेंट जो है डिमांड कर्व का वो क्या होता है। क्या वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। तो पहले तो गाइज आपको पता होना चाहिए ये किंग डिमांड कर्व है क्या। देखिए, आपको मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसके अंदर जब आपकी ओलिगोपोली मार्केट होती है उसके अंदर आपको जो है ये क्या है, किंग डिमांड कर्व जो है आप देखते हो। इसका मतलब क्या है, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो आपका डिमांड कर्व बनता है वो क्या है, किंग डिमांड कर्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, किंक बनता है। किंक मतलब एक मोड बनता है। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है इस किंक डिमांड कर्व में कि आपकी जो डिमांड इलास्टिसिटी जो है अपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा होती है, जबकि लोअर वाले पोर्शन में कम होती है। अब क्यों होती है, ध्यान से सुनिए। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जहाँ पर आपको फ्यू सेलर्स मिलते हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो गाइस फ्यू सेलर्स है तो स्टार्टिंग के पॉइंट में देखिए, अगर फ्यू सेलर्स में क्या है कि अगर प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी एक सेलर ने प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो आपके अदर जो सेलर होते हैं ना मार्केट के अंदर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइस को कम कर दिया किसी एक सेलर ने, तो बाकी के जो सेलर है मार्केट के अंदर वो भी क्या करेंगे, प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर यही है, देखिए, प्राइस को रिड्यूस किया, पहले मान लीजिए प्राइस इतना था, ठीक है, फिर किसी सेलर ने अगर प्राइस इतना रिड्यूस कर दिया तो उससे क्या है कि पूरी मार्केट का ही प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि उसको देखते देखते बाकी के जो सेलर है वो भी प्राइस कम कर देंगे। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो बाकी जो प्रोड्यूसर जो आपके बायर्स हैं वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे उस सेलर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक सेलर अपने प्राइस को कम करेगा तो उसको देखकर बाकी के सेलर्स भी अपने प्राइस कम कर लेंगे, जिस वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये क्या है, ये इलास्टिक है, एक ने कम किया तो कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद में अगर मान लीजिए किसी भी अगर सेलर ने प्राइस को बढ़ा दिया ना, अगर प्राइस को बढ़ाया किसी ने भी, तो क्या होगा, बाकी के सेलर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। वो अगर एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो वो बाकी के रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अपना कम ही प्राइस रखेंगे। तो इस वजह से ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो आपकी डिमांड होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है फॉर प्राइस डिक्रीज। अगर प्राइस कम किए तो मतलब यहाँ पर क्या होगी, आपकी जो डिमांड होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़े तो आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि अगर एक ने प्राइस को बढ़ाया तो बाकी के रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर एक ने प्राइस कम किया, एक सेलर ने प्राइस कम किया, तो बाकी के सेलर्स भी क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे, तो उससे आपकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया ये की चीज़ क्या है। अगेन एक बार रिपीट करती हूँ, आपको मैंने बोला ओलिगोपोली के अंदर कुछ एक सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक सेलर ने क्या किया, अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो बाकी के सेलर क्या करेंगे, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा हो गए उसके तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डिमांड क्या रहेगी, इस पोर्शन में इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर एक सेलर ने प्राइस को कम कर दिया, प्राइस को कम करेंगे तो उसके वजह से बाकी के सेलर भी प्राइस कम कर देंगे। तो अगर सारी मार्केट में ही प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड आपकी क्या रहेगी, वो इनइलास्टिक रहेगी। क्योंकि अगर एक ने प्राइस कम किया तो वो न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा बाकियों के कम करने से।
तो ये था आपका किंग डिमांड कर्व। तो किंग डिमांड कर्व के अंदर जो लोअर सेगमेंट जो है डिमांड कर्व का, वो क्या बोलता है कि वो क्या है, वो लेस इलास्टिक होता है। वो क्या है, लेस इलास्टिक होता है, जबकि अपर वाला जो पोर्शन होता है वो मोर इलास्टिक होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, विच इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आपको बताना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या चीज़ कवर नहीं होती। आपको मैंने बताया था बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो क्या आप उसके अंदर प्रॉफिट मैनेजमेंट पढ़ते हो? यस। अकाउंटिंग थ्योरी, प्राइसिंग पॉलिसी या प्रोडक्शन एनालिसिस। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का प्रॉफिट मैनेजमेंट होता है इकोनॉमिक्स में भी, जिसको हम अप्लाई करते हैं हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्राइसिंग की पॉलिसीज़ को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन की अप्लाई करती है। लेकिन अकाउंटिंग थ्योरी, क्या आपने बिजनेस के अंदर कहीं पर अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ी है? सॉरी, बिजनेस में नहीं, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी अकाउंटिंग थ्योरी नहीं आती। तो ये जो है आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में नहीं आता। और क्या क्या आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में, देख लीजिए। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया आपका, जो कि जो प्रोडक्शन एनालिसिस जिसको हम बोलेंगे, प्राइसिंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब आपके किस में आते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। डन टू एवरीवन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिमांड। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एक टाइप ऑफ डिमांड नहीं है। तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए टाइप ऑफ डिमांड होते क्या है। पहले तो आपको बता दूं डिमांड क्या है। मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में कुछ एक चीज़ें बताई थी। एक होती है आपकी डिज़ायर, एक होती है आपकी वांट और एक होती है आपकी डिमांड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि तो डिमांड क्या होती है, जब एक कस्टमर जो है कुछ चीज़ खरीदना चाहता है, उसके पास एबिलिटी भी है और वो परचेज़ करने के लिए रेडी भी है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो हमारी क्या है, डिमांड है। तो डिमांड आपकी कौन कौन सी टाइप की होती है? प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या होगा? एक ऐसी डिमांड करना जब आप क्या करते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड करते हो। प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, ठीक है। डिराइव डिमांड क्या होती है गाइज? डिराइव डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है जो कि क्या है, दूसरी यूनिट के ऊपर बेस्ड होती है। दूसरी यूनिट पर बेस्ड, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आपने सुना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोडक्ट पूरक होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ लाइक पेट्रोल, पेट्रोल की जो डिमांड है वो किसके ऊपर बेस्ड है आपकी? नहीं, कार की डिमांड करो और पेट्रोल की, ये दोनों क्या है, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो अब एक की डिमांड दूसरे के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड तभी होगी ना जब कार की डिमांड होएगी। लोग कार खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदने आएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी डिराइव डिमांड है। फिर आती है आपकी सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड ऐसी कोई भी डिमांड नहीं होती। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड में क्या होती है गाइस, जब आपकी जो है दो प्रोडक्ट की डिमांड जॉइंट हो जाती है, एक साथ जब दोनों को डिमांड किया जाता है, तो वो आपकी कहलाती है जॉइंट डिमांड। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये जो टाइप्स ऑफ डिमांड है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, बट मैं आपको यहाँ पर नेम बता देती हूँ और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट वन आती है आपकी डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, जिसमें क्या है कि एक कस्टमर जो है वो किसके लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए जब आप डिमांड करते हो। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो कि डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए बनी होती है। लाइक ब्रेड हो गया, ब्रेड जो है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए है, तो कंज्यूमर डायरेक्ट उसको खरीदेगा। तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करना। फिर आती है आपकी डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड का मतलब क्या है, जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर डिमांड करता है, किसकी डिमांड करेगा? रॉ मटेरियल की डिमांड करेगा, राइट। जैसे कि अब शुगर बनाने के लिए शुगर केन की डिमांड की जाती है, तो ये क्या है, आपकी प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड है। फिर आती है आपकी ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड क्या है? जो अनरिलेटेड होती है, जो अलग अलग डिमांड की जाती है। लाइक मैंने जो है क्लॉथ्स की डिमांड की, दूसरी तरफ मैंने जो है FMCG प्रोडक्ट्स की डिमांड की। तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, ऑटोनॉमस डिमांड है, अलग अलग है, किसी के ऊपर कोई बेस नहीं है। कार की डिमांड करना और कॉफ़ी की डिमांड करना दोनों अलग है, ठीक है। ये होती है ऑटोनॉमस, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती। फिर आती है गाइस आपकी डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड, जैसे कि मैंने बोला, एक की डिमांड दूसरे के ऊपर क्या है, बेस्ड होती है, दूसरे से निकलती है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई, ठीक है। या फिर आप बोलो कि कोई भी डिमांड ले सकते हो जो कि दो गुड्स आपस में लिंक्ड होती है। अब जैसे आप फ़ोन लेते हो, ठीक है, फ़ोन लोगे तो फ़ोन के साथ आप जो है उसका कवर भी तो लोगे। तो ये क्या है, ये एक डिराइव डिमांड होती है, एक की डिमांड दूसरे से निकलना, ठीक है। फिर आती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है गाइज, एक सिंगल फॉर्म,
एक सिंगल इंडिविजुअल जो डिमांड करता है वो आपकी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक ओनली सिंगल पर्सन की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, जो पूरे होल मार्केट की डिमांड होती है वो आपकी मार्केट डिमांड में आ जाती है। यहाँ पर सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, यहाँ हम पूरी मार्केट की बात करते हैं। फिर आती है गाइज आपकी कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड क्या है, जब आप एक स्पेसिफिक कंपनी की डिमांड करते हो, लाइक अगर मैं बोलूँ बजाज की स्पेशल डिमांड करना, ठीक है, अगर मैं बोलूँ नाइकी जो शूज़ होते हैं उनकी स्पेशल डिमांड करना, तो ये क्या है, मैं एक स्पेसिफिक कंपनी की डिमांड कर रही हूँ, मुझे नाइकी के शूज़ चाहिए, ठीक है, तो वो क्या है, मुझे लैक्मे के प्रोडक्ट्स चाहिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो क्या है, कंपनी की डिमांड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फिर आती है आपकी इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड क्या है, जब देखो कंपनी में तो क्या किया मैंने, एक सिंगल कंपनी को उठाया। इंडस्ट्री में क्या है, जब एक पूरी इंडस्ट्री की सेम कंपनीज की डिमांड, जैसे कि अब मैंने बोला पूरी इंडस्ट्री की अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हो, दैट इज़ योर इंडस्ट्री डिमांड, जिसमें आप वेरियस फॉर्म्स को इंक्लूड करते हो, नंबर ऑफ फॉर्म्स आती है यहाँ पर, ठीक है। फिर आती है गाइज आपकी शॉर्ट रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड क्या है, जब आप शॉर्ट रन के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो डिमांड करते हो वो आपकी शॉर्ट रन डिमांड कहलाती है, जो कि क्या है, विद इन 12 मंथ्स होती है। फिर आती है आपकी लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड क्या होती है, जो कि आप लंबे टाइम के लिए जब जिस प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, जैसे कि आप टीवी लेकर आते हो, फ्रिज लेकर आते हो, वो क्या है, वो कोई एक महीने के लिए थोड़ी ना लेकर आते हो, उसकी डिमांड क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए आपकी डिमांड होती है, वो आपकी लॉन्ग रन डिमांड होती है। फिर आती है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल दिया, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो कि क्या है आपकी ख़राब नहीं होती, आप उनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होती है। तो जब आप उनकी डिमांड करते हो तो वो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स कहलाती है। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स क्या होती है गाइस, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करना जो कि क्या है, पेरिशेबल नेचर में होते हैं, जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। लाइक मैंने मिल्क की डिमांड की, मैंने बटर की डिमांड की, मैंने कर्ड की डिमांड की, वो क्या है, वो जल्दी ख़राब होने वाली आइटम्स हैं। फिर आती है आपकी जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड जो है, जैसे कि मैंने बोला, दो प्रोडक्ट की डिमांड जब एक साथ जॉइंटली हम एक साथ दोनों को डिमांड करते हैं, वो आपकी जॉइंट डिमांड कहलाती है। इसमें आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कि मतलब अगर कोई भी ले लीजिए, अगर आपने नेट चलाना है, ठीक है, नेट पैक चाहिए, अब फ़ोन की जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ये और जो आपकी डिराइव डिमांड है होती सेम है, लेकिन इसमें तो एक की डिमांड दूसरे से निकलती है, जरूरी नहीं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो, बट जॉइंट डिमांड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे। लाइक कार एंड पेट्रोल हो गया, पेट्रोल की डिमांड कर रहे हो, क्यों, क्योंकि कार की डिमांड होगी तो पेट्रोल की डिमांड होगी, तो दोनों की एक साथ आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। फिर आती है आपकी कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है, जब आप यूज़ के लिए डिमांड करते हो, मतलब कि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करना जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ, मैंने मिल्क की डिमांड की, मिल्क के क्या क्या यूजेस है, आप पीने में यूज़ कर सकते हो, कर्ड बना सकते हो, बटर बना सकते हो, मैंगो शेक बना सकते हो, तो ये क्या है, ये कंपोजिट डिमांड होती है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड इवन यहीं पर ही समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सप्लाई डिमांड, क्योंकि ऐसी कोई भी डिमांड नहीं होती। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, आपको ये बताना है। फर्स्ट वन क्या कहती है, डिमांड फंक्शन स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल द वेरिएबल दैट डिटरमाइन डिमांड। डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशन बताता है आपके क्वांटिटी डिमांड के बीच में और जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो ये बात सही है, बताइए ये बात सही है, यस, क्योंकि डिमांड फंक्शन यही तो कहता है ना कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जितने भी सारे वेरिएबल, डिमांड फंक्शन है गाइस, फंक्शन में आपके सारे अदर वेरिएबल आते हैं जो कि आपके सेटरस पेरिबल्स होते हैं, तो यस ये बात सही है। फिर क्या है, डिमांड कर्व इज दैट पार्ट ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का डिमांड कर्व एक वो पार्ट है जो कि रिलेशनशिप बताता है प्राइस चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड सेटरस पेरिबल्स। सही बात है, क्योंकि डिमांड को क्या बताता है आपको, यही तो बताता है प्राइस में चेंज होने की वजह से आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज होगा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये बात भी आपकी क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, इलास्टिसिटी कैन बी मेजर्ड ओनली इन टू डिफरेंट वे कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। क्या इलास्टिसिटी को सिर्फ दो ही वे से आप मेजर कर सकते हो, पॉइंट और आर्क से? नो, ये गलत है। इलास्टिसिटी को मेजर करने के 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड जिसको हम फ्लक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है, रिवेन्यू मेथड और आर्क मेथड
और कौन सा रह गया आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो ये क्या है, ये आपके सारे 5 मेथड होते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। फिर क्या कहता है, आर्क इलास्टिसिटी मेजर द एवरेज इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑफ द आर्क ऑफ डिमांड कर्व, कि जो आर्क इलास्टिसिटी है वो एवरेज इलास्टिसिटी को मेजर करती है डिमांड कर्व की आर्क पे। यस, ये बात सही है, क्योंकि जब आप आर्क इलास्टिसिटी की बात करते हो तो क्या है, एक आर्क के ऊपर आपकी इलास्टिसिटी मेजर की जाती है। एक आर्क मतलब एक पूरी आर्क बनती है और उस आर्क के ऊपर क्या है, आप इलास्टिसिटी को मेजर करोगे, एवरेज इलास्टिसिटी को। ये बात सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है गाइस, देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जम्पशन। आपको ये बताना है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो इनमें से कौन सी एजम्पशन पर बेस्ड नहीं होती। इसका मतलब कौन सी एजम्पशन नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, जो कि मार्शल ने दी थी, जिसमें क्या बोला जाता है कि यूटिलिटी को आप किस में मेजर करोगे, नंबर्स में मेजर करोगे, लाइक 0, 1, 2, ठीक है। तो अब आपको बताने उसकी क्या एजम्पशन नहीं है। फर्स्ट वन क्या है, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। यस, ये बात है, ट्रू है, ये इसकी एजम्पशन है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यस, ये भी क्या है, ये इसकी एजम्पशन होती है कि MUM कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिर क्या है, गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। यस, इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। बट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर डिपेंडेंट। जो अलग अलग गुड्स की जो यूटिलिटी है वो डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, डिफरेंट गुड्स। तो एक बात बताओ, जो गुड्स अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी, क्या उनकी यूटिलिटी डिपेंडेंट होगी एक दूसरे पर? नो, वो क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। जबकि अगर हम एक ही गुड्स की अलग अलग यूनिट की बात करें तो वो आपस में क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। लेकिन अलग अलग गुड्स जो है उनकी यूटिलिटी आपस में डिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। क्योंकि एक तो आप मान लीजिए चाय पी रहे हो, एक आप जो है सपोज बर्गर खा रहे हो, तो अब बर्गर से मिलने वाली यूटिलिटी और चाय से मिलने वाली यूटिलिटी कैसे आपस में डिपेंड हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इसका एक जो है करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर आती है गाइस आपके द टर्म मोनोप्सोनी रेफर्स टू। मोनोप्सोनी जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है, सिंगल सेलर, सिंगल बायर, सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर, या मैनी सेलर। तो मोनोप्सोनी जो है उसका मतलब क्या होता है गाइस, जहाँ पर आपका मार्केट में सिंगल बायर होता है उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। और मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है। ड्यूओपोली में क्या होता है, 2 सेलर होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। कि आपको जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 डिग्रीज होती है, तो आप इनमें से बताना है ये कौन से वाली डिग्री है। क्या ये फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, या नन। तो देखिए, ये जो डिग्रीज आती है ये किस बेस पर आती है, आपकी कंज्यूमर सरप्लस पे। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि कंज्यूमर जितना पे करने के लिए रेडी है और जितना वो एक्चुअल में पे करता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि कस्टमर को मिलेंगे कि वो पे तो ज़्यादा करने के लिए तैयार था। लाइक अगर मैं 50 रुपये पे करने के लिए तैयार हूँ किसी प्रोडक्ट के और मुझे ये कह दिया जाए आप 25 में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसका मतलब 25 रुपये क्या है, मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट होता है। तो देखिए पहले क्या है, फर्स्ट डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना उसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कस्टमर को कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट नहीं उठाने दिया जाता। कहने का मतलब फर्म जो है यहाँ पर क्या करेगी, चार्ज करेगी डिफरेंट प्राइस फॉर एवरी यूनिट कंज्यूम। जितनी यूनिट, हर एक यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कस्टमर को कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्म यहाँ पर एबल होती है चार्ज करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस हर एक यूनिट का। जितना मैक्सिमम जो फर्म चार्ज कर सकती है उतना वो यहाँ पर चार्ज करती है, जिससे कि फर्म जो है वो सारा कंज्यूमर सरप्लस को खुद कैप्चर कर लेती है, कस्टमर के लिए कुछ नहीं बचता। फिर आती है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है ना गुड्स और सर्विसेज का वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड। आप कितनी क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हो उस अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो है वो आपका फिक्स किया जाएगा। अगर लार्ज क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे तो वो आपको लोअर प्राइस पर मिल जाएगी।
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है कस्टमर को थोड़ा बहुत कंज्यूमर सरप्लस का बेनिफिट मिल जाता है। फिर आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर क्या है, प्राइस वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एट्रीब्यूट। कंज्यूमर के जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बेस पर जो है यहाँ पर प्राइस एट्रीब्यूट जो है चेंज होता रहेगा। लाइक उसकी एज क्या है, जेंडर, लोकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब के अकॉर्डिंग जो है कंज्यूमर के जो डिस्क्रिमिनेशन प्राइस जो है वो चार्ज किया जाएगा और कस्टमर को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? So next question on your screen, price discrimination is profitable and possible if the two market है। आपको ये बताना है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कब प्रॉफिटेबल होगा या कब पॉसिबल होगा, दोनों मार्केट में कब। तो देखिए पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या, जब आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। तो ये प्रॉफिटेबल कब होगा, जब दोनों ही मार्केट के अंदर क्या होगी, अलग अलग इलास्टिसिटी होगी। क्योंकि अब अगर मान लीजिए एक मार्केट है वो क्या है, इनइलास्टिक है, अब अगर दूसरी भी इनइलास्टिक हो जाएगी फिर क्या फ़ायदा प्राइस अलग अलग चार्ज करने का। अगर एक मार्केट इलास्टिक है इसका मतलब वहाँ पर अगर आपने कोई भी प्राइस में चेंज किया ना तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा डिमांड में। और एक मार्केट इनइलास्टिक है जहाँ पे क्या है, आप प्राइस में चेंज करोगे, चाहे आप बढ़ा दो चाहे कम कर दो, डिमांड आपकी सेम रहेगी। तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर उसको फ़ायदा यहाँ पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिमांड चेंज नहीं होगी तो वो चाहे तो कस्टमर से ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है, जबकि इस मार्केट में उसे कस्टमर से कम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो ये तभी प्रॉफिटेबल होगा जब अलग अलग इलास्टिसिटी होगी डिमांड की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल और पॉसिबल कब होगा, जब अलग अलग इलास्टिसिटी है आपकी डिमांड की। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। फर्स्ट वन क्या कहती है, डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इन इलास्टिक। इसने क्या बोला, यहाँ पे ये इन नहीं आएगा, जो नेसेसिटी गुड्स है क्या उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है? यस, इट्स ट्रू। क्योंकि जो नेसेसिटी गुड्स है गाइस, देखो उसका प्राइस चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, आप उन्हें परचेज करोगे ना। अब आपको अगर खाना खाने के लिए आटा चाहिए तो आप उसको लोगे, फिर वो चाहे अगला महंगा दे चाहे सस्ता दे, तो उसके लिए आपकी डिमांड क्या होती है, आपकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। फिर क्या है, डिमांड फॉर लग्जरी इज़ इलास्टिक। जो लग्जरी आइटम्स होती है, जो महंगी आइटम्स होती है, उनके लिए आपकी डिमांड इलास्टिक होती है। येस, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि लग्जरी जो आइटम है वो क्या है, वो बहुत महंगी होती है, तो वहाँ पर आपकी डिमांड जो है चेंज होती रहती है प्राइस के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया मान लीजिए लग्जरी आइटम का, तो आप उसकी डिमांड उसी टाइम चेंज कर दोगे, वो कोई आपके लिए नेसेसिटी गुड्स तो नहीं है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, अ प्रोडक्ट विच हैज़ सेवरल यूज हैज़ एन इलास्टिक डिमांड। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस है, तो क्या उसकी डिमांड इलास्टिक होगी? येस, इट्स ट्रू। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी बहुत सारी यूजेस है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है उसकी डिमांड कम करोगे, उसके यूजेस कम कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, चेंज हो जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस है तो आप क्या करोगे, उनके यूजेस कम कर दोगे और डिमांड अपनी चेंज कर दोगे, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर टू एवरीवन? गाइस, किसी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ये भी मुझे बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी शोन ऑन अ सिंगल डिमांड कर्व एज पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि जो बहुत सारी डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसको आप एक सिंगल डिमांड कर्व पर शो कर सकते हो, इनमें से कौन से मेथड में? क्या वो टोटल आउटले मेथड है, प्रोपोर्शनल मेथड है, आर्क मेथड है या जियोमेट्रिकल मेथड है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर फिर आपका अब क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पूछा हुआ है कि एक ही सिंगल डिमांड कर्व पर जब आप शो करो, तो मैंने आपको बताया प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के कितने मेथड होते हैं, 5 मेथड्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के, राइट। तो जो 5 मेथड होते हैं, 5 मेथड में से जो आपके मेथड्स है लाइक पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड,
ठीक है, और आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है। अब ये जो मेथड है गाइस, ये क्या करते हैं, आपका जो डिमांड कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या बताता है, आपको हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कंप्यूट करके बताता है, एक ही डिमांड कर्व पर आपको हर एक पॉइंट पर बताता है। आर्क इलास्टिसिटी क्या करता है, एक आर्क है, ये मैंने एक आर्क बना दी, इसके बीच की जो है आपको प्राइस इलास्टिसिटी कंप्यूट करके बताएगा। ठीक है, इतना समझ में आया इन दोनों मेथड्स के बारे में। अब और क्या मेथड्स इसमें आएंगे, इसके अंदर कहने का मतलब सारे ग्राफिक्स मेथड आते हैं। तो जो रिवेन्यू मेथड हो गया आपका, जो इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, और आपका कौन सा मेथड बचा, प्रोपोर्शनेट मेथड, ये सारे आपके कैलकुलेटिव मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है एक ही डिमांड कर्व पर इनमें से अलग अलग डिग्री जो शो की जाए वो को क्या बोलेंगे, उसका आंसर होगा आपका जियोमेट्रिकल मेथड। जियोमेट्रिकल मेथड का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है गाइस, ये आपका किसने दिया था, पहले तो सुन लीजिए, ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया था इस मेथड को, कि जिसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसकी वजह से कितना डिमांड में चेंज हो रहा है, ये हम क्या करेंगे, ग्राफ के रूप में शो करेंगे। और ग्राफ के अंदर उसके अंदर पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, ये दोनों मेथड्स है जिसके अंदर हम जो है इसको कंप्यूट करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, एक ही डिमांड कर्व के वेरियस जो पॉइंट्स है उसके ऊपर क्या बताते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जियोमेट्रिक मेथड, जिसमें पॉइंट मेथड आता है। राइट, क्लियर टू एवरीवन। एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ गाइस, इसके अंदर कुछ एक जगह पर आपको आंसर मिलेगा टोटल आउटले मेथड। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना कि इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर जियोमेट्रिक मेथड में पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही डिमांड कर्व पर आपको जब पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वेरियस डिग्री पूछा है ना, तो वेरियस डिग्री जब आपको एक ही पॉइंट पर आपको अलग अलग डिग्री दिखती है, यहाँ पे ईडी जो है ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 1 है, ईडी लेस देन 1 है, यहाँ पर ईडी 0 है, और यहाँ पर ईडी इन्फिनिटी है, तो ये क्या है, ये आपका पॉइंट में जियोमेट्रिकल मेथड में आता है। इसके यहाँ पर करेक्ट करना है, इसको यहाँ पर डी आएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ किंग डिमांड कर्व वाज डेवलप्ड बाय। जो किंग डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ये किसने डेवलप किया था, इसका करेक्ट आंसर है आपका पीएम स्वीजी। स्वीजी जो है उन्होंने इसको डेवलप किया, इसीलिए इसको स्वीजी किंग डिमांड कर्व भी कहा जाता है। ओके, और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर गाइज वन मोर थिंग कि यहाँ पर क्या है, कार्टल बनाए जाते हैं। कार्टल क्या होते हैं, कार्टल होता है एक पूरा गुट बना लेना, ग्रुप बना लेना। अब जैसे मैंने बोला कि मार्केट के अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं, तो अब वो क्या है, आपस में कम्पीट करेंगे, या फिर अब आपस में कम्पीट करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाएगा, कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएगा इस चीज़ का, तो वो क्या कर लेते हैं, मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप का मतलब एक मिलकर वो एक प्राइस डिसाइड करेंगे कि हम सब इसी प्राइस पर सेल करेंगे, इससे नीचे नहीं सेल करेंगे, जिससे कि सबकी मोनोपोली बनी रहे। मोनोपोली क्या, आप उसको क्या बोलोगे कि मतलब सब मार्केट के अंदर क्या बने रहे, लीडर बने रहे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे गाइज हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है देन यू कैन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन। और गाइज वन मोर थिंग, अगर आप लोग यूजीसी नेट के लिए डेली के क्विज चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, टेलीग्राम लिंक, तो उसको जो है आप क्लिक करिए और वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए चैनल। तो आपको वहाँ पर डेली क्विज भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेगी और बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।